चलो तो बेटा आज अपन को क्या पढ़ना है, लास्ट टर्म पे अपन ने अपवर्तनांक पढ़ लिया था, है ना। प्रकाश के अपवर्तनांक के बाद आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बेटा प्रकाश में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत किसे कहते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज? प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत किसे कहते हैं, ठीक है। और सिद्ध भी करना है, तो क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन इंपॉर्टेंट के लाइन में लिखते हैं। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझाइए। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, इसको समझाना। पहले ये समझ लें कि अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? और यदि उसके मार्ग को उलट दिया जाए, तो वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। फिर से सुने, जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में अपवर्तित हो रही हो, विभिन्न माध्यमों मतलब बहुत सारे माध्यम से आ रही हो, या एक से आ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई सारे माध्यम से आ सकती है, एक से आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, और फिर उसके मार्ग को उलट दिया जाए, तो उसके मार्ग को उलट देने पर उसकी क्या होता है, वो प्रकाश किरण उसी रास्ते पर या उसी पथ पर वापस जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत डायग्राम के थ्रू पहले समझाते हैं। मान लो एक प्रकाश की किरण PQ सतह से, ये माध्यम 1 है, माध्यम 1, ये माध्यम 2 है, इसको हमने विरल माध्यम माना है, इसको हमने सघन माध्यम माना है, ठीक है। यहां हमने वायु ले लिया या हमने कांच ले लिया, आप यहां पानी भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लो एक प्रकाश की किरण वायु से चलकर कांच में आ रही है, इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, तो ये हमारा अवलंब की ओर मुड़ जाएगी, ये हमारा बेटा आपतन कोण बनेगा, ये अपवर्तन कोण बनेगा। अब इसके रास्ते को लौटाना है, रास्ते को उल्टा करना है, मतलब इसके पथ को उल्टा कर दिया जाए, तो इसको लौटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहां दर्पण। क्या लगाना पड़ेगा? वो भी अविलंब पथ। अगर अविलंब वाला दर्पण होगा तो इस पे गिरेगी, तो इसी से टकरा कर वापस लौटेगी, तो उसी रास्ते से वापस लौटी थी जिस रास्ते से ये आई थी। मान लो MN इसका अविलंब है, PQ अपवर्तक सतह है, AO आपतित किरण, OB अपवर्तित किरण। हमने दर्पण रख दिया M', इस दर्पण से ये टकराती है, टकरा कर ये वापस लौट जाती है। डायग्राम में किसी को दिक्कत है? तो इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित कर रही हो और यदि उसके मार्ग को उलट दिया जाए, तो ठीक उसी रास्ते पर या उसी पथ पर वापस जाएगी जिस रास्ते से वो आती है। इस घटना को प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गई? फिर से समझें। जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित हो रही हो, और यदि इसके मार्ग को उलट दिया जाए तो यह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से आती है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है।
तो इस सिद्धांत के अनुसार ये लिख लेना, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रकाश की विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित हो रही है और यदि इसके मार्ग को उलट दिया जाए तो यह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से आती है। अब ध्यान से देखना बेटा, माना कि PQ क्या है? अपवर्तक सतह है। MN क्या है? अभिलंब। AO क्या है? आपतित किरण। OB क्या है? अपवर्तित किरण। I क्या है? आपतन कोण। और R क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है, अब सुनना, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से स्नेल का नियम कहता है ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, समीकरण 1। ठीक है, जब प्रकाश किरण कांच से, अब इसके मार्ग को उलट दिया जाएगा, मार्ग को उलटने पर ये कांच से किसमें प्रवेश करेगी? कांच से वायु में। जब प्रकाश किरण के मार्ग को उलट दिया जाता है तो यह कांच से वायु में प्रवेश करेगी। तो जी म्यू ए इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष देखो कैसे हैं, बराबर, सॉरी बाएं पक्ष बराबर नहीं है, समीकरण 1 और 2 के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो हमने ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए, इनका हमने क्या कर दिया? गुणा। ए और 2 को गुणा करने पर तो ए म्यू जी इक्वल टू जी म्यू ए, तो यह आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, यह आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, तो ये ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1, तो ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू ए, इसको प्रूव करना था उत्क्रमणिता के सिद्धांत। है सिंपल, लिख लो इसको। देखो बेटा, प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत समझ में आ गया। अब अपन पढ़ने वाले हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। तो सुने बेटा, विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1। ठीक है, विभिन्न माध्यम है, देखो पहले एयर, वाटर, गिलास, फिर एयर। या ये ऐसे भी पूछा जाता है डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया एक माध्यम, दूसरा, तीसरा, यहां एयर मान ली, एयर मतलब वायु, फिर जल, फिर कांच और फिर वायु।
मान लो एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये अगर माध्यम नहीं होते तो यह सीधी जाती कि नहीं जाती। अब यहां पर अविलंब है, तो ये जो AO थी ये वायु से जल में जाएगी तो ये अवलंब की ओर झुक जाएगी, फिर ये यहां पर जल से कांच में जाएगी, फिर अवलंब की ओर झुक जाएगी, तो OBC। अब ये यहां जल से वायु की तरफ जाएगी तो अवलंब से दूर हट जाएगी और ये इसके समांतर हो जाएगी। समझ में आ गया? पहले वायु से कांच में, जब विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुकती है, फिर विरल से सघन में जाएगी, फिर अवलंब की ओर झुकेगी। अब सघन से विरल में जाती तो अवलंब से दूर हट जाएगी। तो ये है हमारा I, ये है हमारा R, ये है हमारा R डैश, सॉरी R ही मान लो क्योंकि इक्वल होगा, ये हमारा R डैश, ये भी हमारा R डैश, और ये हमारा E है जो कि I के बराबर होगा। भैया जब समांतर हैं तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अब आपने इसमें लगाया सबसे पहले स्नेल का नियम, कहां? जब प्रकाश किरण किससे? वायु से जल में, वायु से जल में, तो यहां पर लगेगा A म्यू W इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। फिर अगले में आपकी जल से, वाटर से गिलास में जा रही है, जल से कांच में, यहां पे वही चीज लिखना है। जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तब स्नेल के नियम से, जब कोई प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तब स्नेल के नियम से। तो आप यहां देखो W म्यू G इक्वल टू साइन R अपॉन साइन R डैश, ये कहां से आ रहा है बेटा? साइन I अपॉन साइन R, और यहां साइन R अपॉन साइन R डैश, समीकरण 2। फिर तीसरे में गिलास से किस में प्रवेश कर रही है? एयर में। गिलास से किस में? एयर में। कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। फिर स्नेल का नियम G म्यू A इक्वल टू साइन R डैश अपॉन साइन I, E की जगह R कर दिया, ठीक है, क्योंकि इक्वल है, I कर दिया। अब तीनों का गुणा कर लो, इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड से, तो A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A साइन I अपॉन साइन R, साइन R अपॉन साइन R डैश, साइन R डैश अपॉन साइन I, साइन I से साइन I, साइन R से साइन R, साइन R डैश से साइन R डैश। A म्यू W, W म्यू G, G म्यू A इक्वल टू आ गया पर, तो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया होता तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं? अगर मान लो नीचे वाला दिया है तो इसका डिवाइड दे दो, A म्यू W, W म्यू G, इसका डिवाइड देंगे, आ जाएगा 1 अपॉन G म्यू A। और अभी बताया था 1 अपॉन G म्यू A को क्या कहते हैं? A म्यू G, बताया था अभी उत्क्रमणिका के सिद्धांत में। तो A म्यू W इंटू W म्यू G, ये हो गया A म्यू G। तो यहां से W म्यू G निकालेंगे, W म्यू G आ जाएगा A म्यू G अपॉन A म्यू W। लो हो गया सिद्ध, ठीक है, लिख लो। ये समझ में आ गया बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब अपन को क्या करना है, मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, देखना ध्यान से बेटा, इनकी दोनों की प्रैक्टिस करना है, इन दोनों में से एक आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, A म्यू G होता है, A म्यू G होता है बेटा 3/2, कितना होता है? और मैं आपसे बोलूं G म्यू A क्या होता है बताइए, तो उल्टा कर दो इसका, G म्यू A होता है 2/3। कैसे? अभी तो बताई थी A म्यू G इक्वल टू 1 अपॉन G म्यू A, इसकी जगह 3/2 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, G म्यू A इक्वल टू 2, तो ये आंसर आ जाएगा। उल्टा कर दिया करो, ऐसे अगर W म्यू G इक्वल टू अगर 9/8 है तो G म्यू W कितना होगा? 8/9। A म्यू W इक्वल टू 4/3 है तो W म्यू A कितना होगा? 3/4। क्लियर? आगे समझ में? चलो आगे की कहानी देखें। अब मैं आपसे बोलूं W म्यू G कितना होगा, तो अभी फॉर्मूला बताया था A म्यू G अपॉन A म्यू W। भैया ध्यान रखना, पीछे वाला ऊपर आता है, आगे वाला नीचे जाता है, पीछे वाला ऊपर, आगे वाला नीचे। अब ये
ऐसे भी बोल सकते हैं जिसके सापेक्ष होता है वो हमेशा डिवाइड में आता है। तो ये क्या है, कांच का आवर्तनांक किसके सापेक्ष है, जल के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष है तो जल का डिवाइड देना है, भूलेंगे नहीं अपन उसको, ठीक है। तो अभी कांच का आवर्तनांक कितना होता है 3/2, और वाटर का होता है 4/3, तो कितना आ गया 9/8। समझ में आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 1-1, 2-2 नंबर में ये पूछ लेते हैं, एमसीक्यू वगैरह में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो अपन समझते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट है वो है आभासी और वास्तविक गहराई में संबंध। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध ठीक है। मैंने कि नींद की है पता नहीं। तो ये संबंध को बेटा अपन को समझना है, ठीक है ना। तो अपन इसका ज्यादातर क्या करते हैं बेटा, म्यू इक्वल टू एच अपॉन एच डैश। इसमें जो एच डैश है ये आभासी गहराई है, ऊपर वाली जो है वो वास्तविक गहराई है, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लो ये एक टैंक है, ठीक है। इस टैंक में पानी भरा है, इस टैंक में पानी भरा हुआ है, और इस टैंक में वास्तविक गहराई इस टैंक की एच है जिसमें पानी भरा हुआ है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है पी, इससे एक सीधी प्रकाश की किरण निकल जाती है पीओ, जो बिना डेविएट हुए सीधी ओएल दिशा में चली जाती है। अब लंब जो वाली प्रकाश की किरण कभी मुड़ती नहीं है। एक प्रकाश किरण यहां से जाती है पी क्यू। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से दूर, तो ये अवलंब से दूर हट जाती है। और जब इसको हम पीछे, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहां कटती है, यहां पे पी डैश पर। तो वस्तु हमें पी पर ना होकर कहां दिखाई देती है, पी डैश पर। तो ये हमारी आभासी गहराई है एच डैश। आ गया समझ में कि नहीं आया। पी बिंदु पर हमारी वस्तु थी, सीधी प्रकाश की किरण निकल गई, एक प्रकाश किरण जल से वायु में जा रही है, जल से, तो अवलंब से दूर हट जाएगी, अवलंब से दूर हटेगी, पीछे बढ़ाएंगे तो यहां कटेगी। ऐसा लगेगा जो आदमी इसको यहां से देख रहा है उसको ये वस्तु यहां ना दिखाई देकर यहां दिखाई दे रही, तो जो वास्तविक गहराई है वो नहीं दिखाई दे, आभासी गहराई दिखाई दे रही है। तो हमें इसमें संबंध निकालना है, तो ध्यान से समझना, ये आर है तो ये भी आर होगा, और ये आई है तो ये भी आई होगा। कैसे, ये आई, ये आई वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, और ये एकांतर कोण होते हैं, ये आर है तो ये भी आर, ठीक है। अब अपन इसमें देखो बेटा, स्नेल का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्नेल के नियम से। तो W वाटर से लाइट एयर में जा रही, W म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम ए म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या, W म्यू ए को 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो यहां से ए म्यू डब्ल्यू काटेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, साइन आर अपॉन साइन आई। अब यहां पर साइन आर, अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन आर की जगह आर और साइन आई की जगह आई। कौन बहुत छोटे, कौन बहुत छोटे, तो कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहां आर क्या आ जाएगा, ओ क्यू अपॉन, देखो चाप बटे त्रिज्या, कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या, ओपी डैश। और आई क्या आ जाएगी, चाप बटे त्रिज्या, तो ओ क्यू अपॉन ओपी, तो ओ क्यू से ओ क्यू कट गया, तो ए म्यू डब्ल्यू आ गया बेटा ओपी अपॉन ओपी डैश। तो यहां से ए म्यू डब्ल्यू, ओपी कितना है एच, और ओपी डैश कितना है एच डैश। तो ये प्रूफ हो गया, आ गया समझ में। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, माना कि एक वस्तु जल में स्थित है, इसे एक प्रेक्षक वायु से देख रहा है, इससे एक प्रकाश की किरण लेते हैं पीओ, जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। एक दूसरी प्रकाश किरण पीक्यू लेते हैं, जो जल से वायु में प्रवेश करती है, अवलंब से दूर हट जाती है। इसको पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु पी डैश पे करती है, अतः वस्तु पी पर ना होकर पी डैश पर दिखाई देती है। ये इसकी थ्योरी है। कैसे, माना कि एक वस्तु बिंदु पी पर स्थित है, जिसे एक प्रेक्षक वायु से देख रहा है। पी से चलने वाली प्रकाश किरण एक पीयू लेते हैं, जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण पीक्यू लेते हैं,
ये जल से वायु में प्रवेश कर रही है तो अवलंब से दूर हट जाती है। इनको पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु P' पे कटती है, अतः वस्तु P पर न होकर कहां दिखाई देती है? बस ये उसकी थ्योरी है, बना लो।